हेलो एवरीवन। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले टैरिफ बैरियर्स। जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है। रिटालिएशन के लिए हर कंट्री अपने अपने टैरिफ इम्पोज कर देती है। अगर एक कंट्री टैरिफ करती है तो इम्पोज करती है तो बहुत अलग अलग तरह जो के और कॉमन टैरिफ्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स की कहाँ पे वो गुड्स का ओरिजिन हुआ है, उसकी मेन उत्पादक कंट्री कौन सी है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स क्रॉसिंग नेशनल बॉर्डर्स ऑन द बेस ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन द बेस ऑफ पर्पस दिस केस क्या उनका पर्पस है, उनका सोसाइटल पर्पस है, उनका प्रॉफिट पर्पस है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या है। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है और फिर आता है इम्पोर्ट ड्यूटी और फिर ट्रांजिट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी उसे कहते हैं इट इज लीव्ड बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन अ कमोडिटी डेजिग्नेटेड फॉर यूज इन अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री है और वो यहाँ है हमारी, और वो एक कंट्री है हमारी, एग्जाम्पल हमारी एक कंट्री है ए जो कि बी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन उसे कहते हैं जो कंट्री ए हुई, जैसे कि जहाँ पे प्रोडक्शन हुई उस गुड्स की, उस गुड ओरिजिनेट हुआ, इट इज लीव्ड बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो वो तो वो कंट्री ए इम्पोज करेगी टैरिफ को ऑन कंट्री बी। Finished goods do not attract export duties. Such duties are normally imposed on the primary products in order to conserve them for domestic industries. फाइनल गुड्स पे नहीं होता, ये नॉर्मली हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लीव्ड ऑन ऑयल सीज पे, कॉफी पे, अनियंस पे, एक्सेट्रा। Import duty. An import duty is a tax imposed on a commodity originating in another country by the country for which the product is designated. Commodity originating in another country. For example, ए ने एक्सपोर्ट किया बी को, तो वो वहां पे एक्सपोर्ट किया बी को। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जो कि ए थी वहां पे उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा ए को गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बी में। अब इम्पोर्ट ड्यूटी क्या हुआ, फिर टैक्स इम्पोज ऑन कम्युनिटी ओरिजिनिटी इन अनदर कंट्री। अब बी कंट्री जो कि गुड्स की प्रोडक्शन कर रही है वो हमें इम्पोर्ट कराना है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो बी कंट्री है वो उस गुड्स की को इम्पोर्ट करने पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी ए को। अगर ए उसे इम्पोर्ट कराना चाहता है तो बी उस गुड्स के पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब बी के लिए तो वो क्या है, गुड्स और ओरिजिन। इसमें क्या होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ बी के लिए तो वो क्या है, अगर वो बी अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो वो एक्सपोर्ट, अगर दूसरी कंपनी जो उसे ले रही है उसके लिए वो इम्पोर्ट कराना है। Transit duty is a tax imposed on a commodity when it crosses the national frontier between the originating country and the country which it is consigned to. ट्रांजिट मतलब ऑन प्रोग्रेस ऑन द वे, उस वहां से एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में जो ड्यूटी इम्पोज होती है उसे हम कहते हैं, वो वहां देश की सीमा जब वो पार कर देते तब बीच में एक ट्रांजिट ड्यूटी भी लगाई जाती है। और क्वांटिफिकेशन ऑफ टैरिफ जिसे कहते हैं कि कितना फिजिकल यूनिट पे अप्लाई किया जाता है स्पेसिफिक ड्यूटी पे। इट इज अ फ्लैट सम कलेक्टेड ऑन फिजिकल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इंपोर्टेड। Here the rate of duty is fixed and is collected on each unit import, जितनी भी import की जाए। For instance, 800 on each TV set or washing machine और rupees 3000 per metric ton on cold rolled iron coil। 800 रुपये हमें स्पेसिफिक ड्यूटी देना पड़ेगा, फिजिकल यूनिट पे कलेक्ट किया जाता है ये। एड वैलोरियम ड्यूटी परसेंट ऑन वैल्यू, ड्यूटी इज इम्पोज एट अ फिक्स परसेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द एक कॉमोडिटी के वैल्यू। मान लो 100 रुपए,
फिक्स परसेंटेज जिस पे वो इम्पोज किया जाएगा। हियर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ऑन द इनवॉइस इज टेकन एज बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ड्यूटी। एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन ad valorem duty on the CNF, cost and freight value of the goods imported। जो उसका कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस था उस पे अप्लाई किया हमने। कंपाउंड ड्यूटी, a tariff is referred to a compound duty when the commodity is subject to both specific and ad valorem duty। तो वो स्पेसिफिक भी है और वो एक तरीके से फिक्स परसेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी भी इम्पोर्टेड है, कॉस्ट एंड फ्रेट पे एप्लीकेबल है। On the basis of purpose they serve। Reverse tariff, it aims at collecting substantial revenue for the government, but does not really obstruct the flow of imported goods। एक तरीके से ये क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो जनरेट होगा इस टैरिफ को लगा देने से, बट इसका पर्पस इम्पोर्टेड गुड्स के फ्लो को रोकने का नहीं थी। जो मास कंज्यूम किए जाते हैं इसलिए इनका जो रेट ऑफ ड्यूटी होता है वो कम होता है। इंपोर्ट कर रहे हैं जो गुड्स हम, उसके रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा, कम ही रखा जाता है। प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, इट एम्स एट गिविंग प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्रीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन। प्रोटेक्टिव टैरिफ्स आर यूजुअली हाई सो एज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी, द डंपिंग इज द कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट। गुड्स को फॉरेन मार्केट में बेचना एट अ प्राइस लोअर देन द नॉर्मल कॉस्ट। जो उसकी 100 रुपए थी तो उससे भी कम में बेचोगे तो 80 में फॉरेन मार्केट में जाके एट अ प्राइस लोअर देन द नॉर्मल प्राइस ऑफ होम कंट्री और इवन बिलो देयर मार्जिनल कॉस्ट, जो कि सो एज टू कैप्चर फॉरेन मार्केट के लिए भी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। एक तरीके से हमने डंप कर दिया उस प्राइस को फॉरेन मार्केट में, फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर करेंगे। बट इससे क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मार पड़ती है क्योंकि वो अगर 100 के होंगे तो बाहर वो 80 में भी बेचे जाएंगे। एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है उनकी, उनको प्रॉफिट भी नहीं कवर हो पा रहा होगा। बट जस्ट टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट हम उन्हें इम्पोज करें। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सच ड्यूटीज आर सिमिलर टू एंटी डंपिंग ड्यूटीज बट आर नॉट सो सिवियर। दे आर इम्पोज टू नलिफाई द बेनिफिट्स ऑफर्ड थ्रू कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज बाय द फॉरेन कंट्री टू मैन्युफैक्चरर्स। बेनिफिट्स ऑफर थ्रू कैश असिस्टेंस, कुछ सब्सिडीज, थोड़े पैसों में मदद करने के लिए और फॉरेन कंट्रीज जो सब्सिडी होती है, फॉरेन कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें कुछ सब्सिडीज दी जाती है एक तरीके से। जितना ज्यादा कैश में मदद की जाएगी और जितना ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उतना ही रेट होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ द कैश असिस्टेंस और सब्सिडी ग्रांटेड, goes to nullify the benefits offered through cash assistance or subsidies by the foreign country। नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जैसे कि लाइसेंस, इंपोर्ट कोटास, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि लाइसेंस है, लाइसेंस एक गिवन बाय द बिजनेस बाय द गवर्नमेंट एंड अलाउज द बिजनेस टू इम्पोर्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ गुड इनटू द कंट्री। allows the business to import a certain type of a good into the country। जैसे कि there is a restriction on imported cheese and license would be granted to certain companies allowing them to act as an importers। रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट करने में। अब कुछ कंपनी को क्या होगा, कुछ रियायत दे दी जाएगी रिस्ट्रिक्शन में टू एक्ट एज एन इम्पोर्टर्स और वो उसे इंपोर्ट करा सके। दिस क्रिएट्स a restriction on competition and increases price faced by the consumers। इसमें थोड़ा प्राइस भी हाई रहता है। के गुड है उसको इंपोर्ट करने के लिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा देगी
और लाइसेंस दे देगी उसे इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है। किसी चीज को इंपोर्ट करने से लाइसेंस एरिया जाता है, जिस चीज की इंपोर्ट कराने में हमें रिस्ट्रिक्शंस होती है तब। इंपोर्ट कोटास इज a restriction placed on the amount of a particular that can be imported. कितना अमाउंट, the sort of barrier is often associated with the issuance of license. लाइसेंस ये कहीं ना कहीं related है इशू कराने में as a barrier. For example, a country may place a quota on the volume of imported citrus fruit that is allowed. For instance, मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इंपोर्ट कराना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने लाइसेंस लिया है, तो उसमें भी कोटा लगा हुआ है कितनी क्वांटिटी में आप कराना चाहते हो। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। इस टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर इज वॉलंटरी इन दैट इट इज क्रिएटेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री ही क्रिएट करती है रादर देन द इंपोर्टिंग वन। A voluntary export restraint is usually levied at the behest of the importing country and could be accompanied by a reciprocal VER. For example, Brazil could place a VER on the exportation of sugar to Canada. Brazil would place a voluntary export restraints on the exportation of sugar to Canada. शुगर को एक्सपोर्ट कराने to कनाडा में ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट बाय कनाडा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कनाडा को एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी। कनाडा को देन प्लेस ए वीईआर ऑन द एक्सपोर्टेशन ऑफ कोल टू ब्राजील। दिस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ बोथ द कोल एंड शुगर बट प्रोटेक्ट्स द डोमेस्टिक मार्केट। कनाडा ने क्या बोला कि आप इसको एक्सपोर्ट कराने पे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दो। तब ब्राजील ने क्या किया, कोल को एक्सपोर्ट करने के लिए ब्राजील के लिए वीईआर लगा दिया। उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगी और प्राइस जो होगा बढ़ जाए। Local content requirement. Instead of placing a quota on the number of goods that can be imported, the government can require the certain percentage of goods be made domestically. इससे अच्छा क्या होगा कि लोकल कंटेंट, कुछ गुड्स हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर ले और थोड़ी पे हम कोटा लगा ले। रिस्ट्रिक्शन कैन बी परसेंटेज ऑफ द गुड्स itself or the percentage of the value of the good. Other trade policy instruments include export credit subsidies, national procurement, red tape barriers. Export credit subsidies कहते हैं it is an export subsidy except that it takes the form of a subsidized loan to the buyer. Procurement purchases by the government or strongly regulated firms can be directed towards domestically produced goods even when those goods are more expensive than imports. तो हम क्या करते हैं, सरकार खरीद लेती है। The classic example is the European telecommunication industry. Red tape barrier. Sometimes the government wants to restrict imports without doing so formally. Fortunately or unfortunately, it is easy to twist normal health, safety, and customs procedures so as to place substantial obstacles in the way of a trade. कभी कभी हम वो फॉर्मली नहीं डालना चाहती बैरियर्स, थोड़ा ट्विस्ट कर देती है नॉर्मल हेल्थ सेफ्टी और कस्टम प्रोसीजर को। ऑब्स्टेकल प्लेस करने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से हुए, सैनिटरी, फिजियो सैनिटरी, सब पढ़ने के लिए यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हो। सब्सिडी समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं, मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेकिंग इट हार्डर फॉर इंपोर्टर्स टू compete. आईपीआर आप समझ सकते हो, इंश्योर्स दैट इंपोर्ट्स कंप्लाई विद पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, कॉर्पोरेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। MNCs multi plus national equals to multinational. It consists of two different words. Multinational, the prefix multi here means many, while the world means refers to the nation. Therefore, a multinational company may be defined as a company that operates in several countries. जो एक कंट्री जो कि उसकी होम कंट्री होती है और होम कंट्री से वो उसके ऑपरेशन चल रहे हैं और वो और भी दूसरे देशों में और भी कंट्री में पर उसका काम चल रहा है।
Operations of firm having interest in multiple countries. Such firms are called multinational corporations. Some of them as well known as MNCs include fast food companies जैसे कि McD, Yum Brands, vehicle manufacturers. से हम MNC कहते हैं. ऑपरेट करती है और भी बहुत सारी कंट्री में. इसकी मेन क्रक्स यहाँ पे है मल्टीनेशनल कंपनी that operates in several countries which is incorporated in one or more countries. फिर हम आ जाते हैं एफडीआई पे. एफडीआई क्या चीज है? एफडीआई व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट डायरेक्टली इन फैसिलिटीज टू प्रोड्यूस और मार्केट अ प्रोडक्ट इन फॉरेन कंट्री. फैसिलिटीज टू प्रोड्यूस और मार्केट अ प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में. टू फंड दिस इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या होती है एक नया ऑपरेशन शुरू करते हैं फॉरेन कंट्री में. सेकंड इज एक्वायर करना, मर्ज करना एक एग्जिस्टिंग फर्म का फॉरेन कंट्री के साथ. ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Establish direct business interest in a foreign country, such as buying or establishing manufacturing businesses. It tends to involve establishing more of a substantial long term interest. Is usually under direct investment is usually taken in foreign direct investment with essentially the same attitudes as establishing the business in its own country. सेम ही तरीका जैसे अगर वो अपनी ओन कंट्री में करती है वैसे ही वो बाहर भी करेगी. बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन इंडेफिनेटली. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करना जैसे कि स्टॉक बॉन्ड्स जो होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो बाहर की विदेशी कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक बॉन्ड्स शेयर में इन्वेस्ट करना. दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एट टाइम्स viewed लेस फेवरेबली देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन बी सोल्ड ऑफ क्विकली. बहुत जल्दी बेची जा सकती है. इट इज शॉर्ट टर्म अटेम्प्ट्स टू मेक मनी एंड रादर देन लॉन्ग टर्म इट इज वेरी वेरी रिस्की. It typically a shorter time frame of investment than investment return than direct investment. Unlike direct investment, it does not offer control over the business entity. They are easily traded. The liquidity of portfolio investments make them much easier to sell the direct investments. एफडीआई और एफपीआई का बीच में डिफरेंस है कि इनका मोटिव क्या होता है. एफडीआई का मोटिव होता है टू एक्वायर कंट्रोल इंटरेस्ट इन द फॉरेन एंटिटी एंड टू सेट अप एन एंटिटी विद कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के साथ. कंट्रोल इससे पूरा मिलता है फॉरेन कंट्री में एक्वायर करने बाद. एफपीआई का मतलब होता है टू मेक फॉरेन पोर्टफोलियो टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मेक कैपिटल गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. देयर इज नो इंटेंशन ऑफ कंट्रोल. सोर्स ये एमएनसी के थ्रू आता है एंड कॉर्पोरेट के थ्रू आता है टू डिराइव बेनिफिट ऑफ न्यू मार्केट. नई मार्केट मिलेगी, चीप लेबर मिलेगी, स्किल्स एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नया जोग्राफिकल रीजन मिलेगा. एफपीआई आता है इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, कॉर्पोरेट विद प्योर मोटिव इन्वेस्टमेंट गेन्स. इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? लॉन्गर. ये बहुत ही शॉर्टर और हाईली वॉलेटाइल होता है. ये सब्सिडी और जॉइंट वेंचर के थ्रू पॉसिबल है. तो ये स्टॉक मार्केट से होता है. इसका पर्पस क्या है? डाइवर्सिफाई करना, बिजनेस को इंटीग्रेट करना, उनके साथ कंसोलिडेट करना, एक्सपैंड करना एंड और कोर बिजनेस फॉर्मेशन. इसका मेन ही प्राइम मोटिव होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट. एफडीआई के कुछ तरीके होते हैं. एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट. और कुछ टाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई और कहते हैं वर्टिकल एफडीआई. एफडीआई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? मेनी कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज बिलीव दैट दे शुड स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. इफ दे बिकम इंटरेस्टेड इन एफडीआई दे वुड बिल्ड अप देयर ओन फैक्ट्री, बनाएंगे डिफरेंट कंट्री में एंड दे ट्रेन पीपल, वहां के लोगों को सिखाएंगे कैसे काम करना है खुद की फैक्ट्री में. एंड दे वुड ट्राई टू प्रोवाइड ऑफरिंग्स एज पर द कल्चर ऑफ द कंट्री. कंट्री कल्चर के हिसाब से ऑफरिंग सर्विस देंगे.
from scratch and they are now the prominent brands in India. These are called greenfield investments. Scratch से start किया उन्होंने. Brownfield investments क्या होती है? This is a shortcut method of previous method. Foreign business don't take the pain of building up to something from scratch in another country. They expand their business by either going for cross-border merger and acquisition के थ्रू. ये मर्जर और एक्विजिशन का ही एग्जांपल है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ हम मर्ज एक्विजिशन कर लेते हैं. डूइंग दिस अलाउज देम टू स्टार्ट देयर हेड्स अप राइट अवे विदाउट बिल्डिंग एनीथिंग फ्रॉम जीरो. फॉरेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एफडीआई जिसे कहते हैं. कंपनी मर्जर्स विद अनदर कंपनी ऑफ अनदर कंट्री टू गेट स्ट्रॉन्गर इनटू द एक कंपनी ने दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ मर्ज कर लिया. इट इज डन टू हैव अ पीस ऑफ मार्केट शेयर इन द फॉरेन मार्केट एंड नेक्स्ट टू रिड्यूस कंपटीशन. वर्टिकल एफडीआई किसे कहते हैं? होम कंट्री. ये इनवर्ड वो जो मिल रही है और ये इधर से यहाँ आउटवर्ड. ये पर वर्टिकल एफडीआई ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होती है. When a company of one country acquires or merges with another company of different country just to add more value of their value chain. अपनी वैल्यू चेन में थोड़ी वैल्यू बढ़ाने के लिए इट को भी वर्टिकल एफडीआई. For example, if a company invests in foreign company just to have a supplier producing raw materials for them, it is a vertical FDI. Inward FDI, which is invested in the local resources, and outward foreign direct investment is defined as an investment made abroad that are roughly backed by the government. ये होम कंट्री है. इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड अब्रॉड जो कि बाहर. होम कंट्री ने बाहर कुछ किया तो आउटवर्ड है और होस्ट कंट्री ने होम में किया तो इनवर्ड वहां से आ रहा है. बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई. होस्ट कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? रिसोर्स ट्रांसफर. एक तो रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट से, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट से, बीओपी से, कंपटीशन के. रिसोर्स ट्रांसफर बाय सप्लाइंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज दैट वुड अदरवाइज नॉट बी अवेलेबल. बाय एफडीआई वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें सब वहाँ की कैपिटल मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मैनेजमेंट रिसोर्सेज मिलेंगे, स्किल्स मिलेगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी मिलेगी. एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट वहां पे अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो और एक्सपैंड होगा उनका बिजनेस जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा. And many employs a number of host country citizens. इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों ही होता है. डायरेक्ट वो होता है जो फॉरेन नेशनल एंटरप्राइज है तो वो हमारे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे. जॉब्स आर क्रिएटेड इन लोकल सप्लायर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट भी करेगी वहां पे तो इनडायरेक्ट होगी. पीओपी इफेक्ट्स. both its payments attacks both its payments to and its receipts from other countries. With their countries running a deficit on the current account of their BOP, the current account tracks the export and import of the goods. Current account deficit or trade is often called when the country is importing more of a goods and service than it's exporting. बीओपी इफेक्ट्स में हमारे डेफिसिट और सरप्लस भी काउंट होता है और करंट अकाउंट में हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं. कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. कंपटीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ही इंक्रीज होता है हमारे होस्ट कंट्री के लिए. Form of greenfield investment, the result establish a new enterprise, increasing the number of players in the market. The level of competition in the market, driving down the prices, increasing the economic welfare. होस्ट कंट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है? उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज होता है,